Okay. So what was the last chapter? Anybody सर remember? हमने हमने परचेज इनवॉइस पोस्टिंग किया था। अच्छा, परचेज इनवॉइस पोस्टिंग कर लिया था। यस सर। एक ही किया था? देख लेते हैं। नहीं, दो दो तीन किया था सर। एक ही किया था सर, एक ही। अभी 2-4 कर लेते हैं क्योंकि अभी प्रैक्टिस के लिए जरूरत पड़ेगी। उसका टी कोड है \n FB50। कंपनी कोड हो गया हमारा REPL ही है ना? यस सर। यस सर। INR करेंसी हो गई। रेफरेंस 003 करें इसको 003 डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बीइंग RM purchased. Okay, so what was our GL? Purchase account, then debit, that amount is 90,000. Value date, no need, being raw material purchased. Okay, then we will simulate it. Okay, zero balance. Zero balance. Debit and credit also. Okay, we cannot. It's not FB50. It is for GL. We have to, and nobody told me we have to enter in FB60. किसी ने मुझे याद नहीं दिलाया है। वेंडर का क्या होता है? FB60 और GL के लिए क्या होता है? FB50. ओके, then I just put company code REPL. Then EPL. REPL. First of all, we have to just click on company code and then select our company. वन थिंग सर, जब ये वेंडर डिस्प्ले हुए सर कैसे होते हैं सर? मेरे से नहीं हो रहे थे सर, ये बताना प्लीज। वेंडर डिस्प्ले मतलब ये जो अभी सामने हो रहे हैं ना सर, ये मैंने ट्राई की थी, मुझे दिखाई नहीं दिया सर। आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे अभी? हेलो सर मेरे को इतने बता दीजिए, कहाँ से आप डिस्प्ले करते हो, इतने बता दीजिए बस सर प्लीज। ये वेंडर दिख रहा है आपको? पहले जी सर। FB60 में जाना है आपको। ठीक है सर। टी कोड FB60। आप ठीक है FB50 आपने FB50 ट्राई किया होगा, जिस वजह से जी। हाँ सर, हाँ सर। ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। ठीक है सर। Then EPL India Limited, amount 90,000, being RM purchased. Then GL is purchase account, debit 90,000. Then text it being raw material purchased. Okay, now we will simulate it. Simulate
एंट्री दिख रही है आपको? परचेज अकाउंट डेबिट, 40 इज ए डेबिट की और 31 इज ए क्रेडिट की फॉर वेंडर, देन पोस्ट. Okay, document has been posted. Now we will check ledger. T code of ledger is \n FBL 1N. 1N. Right, good. Code किसने बोला? मैंने बोला सर. क्या नाम है आपका? हुसैन मंसूरी. जी, हुसैन. वेरी गुड हुसैन. ठीक है, सप्लायर का कोड था BPL. ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, ऑल आइटम्स में जाएंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे. ये दिख रहा है आपको? BPL का बैलेंस आ गया 90,000 रुपये. 90,000 रुपये हमें इसे पे करने हैं, 90,000. ओके, देन बैक, एस्केप. सेम वे वी विल क्रिएट इधर. हियर वी नीड नॉट टू put \n, only FB60. Then vendor, enter BPL, amount 70,000. Being RM purchased and purchase वन थिंग सर, बस प्लेस सेक्शन क्या होता है सर? इसका भी कुछ रोल होता है क्या सर प्लीज? कौन सा वाला? बस प्लेस सेक्शन जो ऊपर लिखा है ना सर, टेक्स्ट अमाउंट के नीचे सर. एक सेकेंड, GST पार्टनर लिखा है. प्लेस ऑफ सप्लाई कह रहे हो क्या? नहीं सॉरी सर, टेक्स्ट अमाउंट लिखा है ना ऊपर, एंट्री मारे सर, बीइंग RM परचेज के ऊपर जो बस हाँ. प्लेस पब्लिक सेक्शन लिखा है, इसका कोई रोल होता है क्या सर? अच्छा, बिजनेस प्लेस. जी सर. ये बिजनेस प्लेस वही बिजनेस एरिया हो जाएगा ना आपका. अच्छा सर, ये भी मतलब बिजनेस एरिया भी किस नंबर से होगा सर, तभी ना? हाँ, समझ गया सर. जो हम डालते हैं सर, एंट्री करता हूँ मैं सर, मैं कुछ एक एंट्री डालता हूँ तो आता है, मुझे डालना पड़ता है जब कह रहा हूँ सर. नहीं, इसकी ऑप्शनल है. अगर आपने शुरू में इसको वो कर दिया होगा ना, अगर वो नहीं अच्छा किया सर, होगा, रखा होगा तभी हम. ठीक अगर है. आपने इसे रिक्वायरमेंट में डाल दिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया में, तो ये इसके बिना एंट्री नहीं कर पाओगे फिर आप इसको फिल करे बिना. राइट सर, राइट सर. Then amount is 70,000. Being raw material purchased. Then post. अब ये कुछ एंट्रीज हमने डाल ली. अब हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे. ठीक है, पेमेंट के लिए हम बैंक्स क्रिएट करेंगे. तो FS00 में जाएंगे. अच्छा, आपको पता है SAP में पेमेंट कैसे होता है? किसी को पता है? नहीं सर. नो सर. SAP में क्या होता है, एक इनकमिंग बैंक होता है और एक आउटगोइंग बैंक होता है. इनकमिंग बैंक में क्या होता है, हम कस्टमर से पैसा रिसीव करते हैं. आउटगोइंग से बैंक में क्या करते हैं, वेंडर को पैसा पे करते हैं. आजकल नॉर्मली आप देखोगे तो कंपनियों ने भी ये चीज़ स्टार्ट कर दी है
कि टैली पे भी वो लोग क्या करते हैं, अपने दो अकाउंट बनवा लेते हैं, एक पेमेंट के लिए और एक रिसीप्ट के लिए। नहीं सर। आजकल देखा होगा आपने, कंपनियों ने आजकल ये प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है। तो तो इसमें क्या सर रहता है, इसका सर फिर बीआरएस कैसे करता हूँ मैं? वही बता रहा हूँ। तो उसके बाद क्या करते हैं, फिर एक मेन बैंक बना लेते हैं। सपोज करिए HDFC बैंक का अकाउंट है मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक इनकमिंग बैंक बनाऊंगा उसका, और एक आउटगोइंग बैंक बनाऊंगा, और एक मेन बैंक बनाऊंगा HDFC, जिसको बोलते हैं हाउस बैंक SAP में। फिर मैं क्या करूंगा, अच्छा ये दोनों अकाउंट होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जब भी GL बनाते हैं तो ओपन आइटम मैनेजमेंट को टिक कर देते हैं। ओपन आइटम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज, क्योंकि मुझे क्या है, इसको मंथ के एंड में इनमें बैलेंस हमेशा रहेगा और ये एक्टिव रहेंगे, ठीक है। कम होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। मैं क्या है, मंथ के एंड में डेबिट का दोनों का बैलेंस मेन बैंक में ट्रांसफर कर दूंगा, जनरल एंट्री कर दूंगा और उस सारे बैलेंस को ट्रांसफर कर दूंगा मेन बैंक में। तो इनका बैलेंस 31 जनवरी को या 31 या लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ जीरो रहेगा। समझ में आई मेरी बात? तो ठीक, हाँ सर, राइट सर। इस तरह से आपका रिकंसिलिएशन भी हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब ये क्रिएट करना है हमें। अच्छा, ये ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है, ये लास्ट पेज पे मैंने इसको गलती से ये वाला अकाउंट खोल दिया था, तो ये क्रिएट हो गया। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आउट गोइंग बैंक पर, तो हम पहले क्या सेलेक्ट करेंगे, बैलेंस शीट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद उसमें करंट अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट में डालेंगे आउट गोइंग बैंक HDFC। एक काम और कर सकते हैं, इसको एडिट करके यहाँ से एडिट करेंगे और इसका जो अकाउंट होगा ना, उसकी लास्ट की डिजिट डाल देंगे, क्योंकि अगर किसी बैंक कंपनी में ज़्यादा अकाउंट है तो वो देखना पड़ेगा ना। और इसका हर एक का सेट बनता है। सपोज करो अगर मेरे पास 3 अकाउंट हैं, ICICI में मेरा एक अकाउंट है, HDFC में मेरे 2 अकाउंट हैं, तो हर अकाउंट के 3 सेट बनेंगे, आउटगोइंग पेमेंट, इनकमिंग पेमेंट और मेन बैंक, हाउस बैंक, उसका जो भी अकाउंट नंबर होगा वो डलेगा उसमें। समझ में आया? हेलो सर इसका आउट गोइंग इनकमिंग का बैंक से कुछ लेना देना होता है क्या सर? खाली अपने इस सेफ के लिए होता है सर ये SAP के लिए ही होता है। बाद में मैंने बताया ना, हम 31 तारीख को उसकी ट्रांसफर की एंट्री कर देंगे ना, और इन दोनों को जीरो कर देंगे। वो बैंक मतलब सर मंथ एंड में ये हाउस बैंक से आउटगोइंग और इनकमिंग बैंक में फंड ट्रांसफर करना पड़ेगा, नहीं वही हुआ ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इनकमिंग और आउटगोइंग बैंक से, क्योंकि आउटगोइंग बैंक का मतलब है कि पैसा आपके पास, हेलो, आप पेमेंट कर रहे हैं उससे। हाँ सर। इनकमिंग में क्या है, पैसा आपके पास आएगा। आउटगोइंग बैंक में क्या है, पैसा आपके पास ऑलरेडी है उसमें, आउटगोइंग में, है ना। सही है। तो उसमें हाँ। सर जस्ट करेक्ट मी सर। जी, मतलब पॉइंट ये है कि बैंक अकाउंट से उसका कोई मतलब जो बैंक में अकाउंट पड़ा है वो एज इट इज रहेगा, बट हम जब अपना सैप का एंट्री करेंगे वहाँ हम 3 एंट्री बना लेंगे। एक में राइट, जितने इनकमिंग करेंगे उसकी एंट्री हो जाएगी, हाँ और इससे बैंक का कोई लेना नहीं है। बट हाँ, एट द एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द क्वार्टर, जो भी हमारा क्लोजिंग मंथ रहेगा सर, जैसा भी रहेगा, हम फाइनल अपने सैप में उसको क्लियर कर लेंगे कि हमारा इतना इतना बन रहा है, और हाँ अकाउंट में वो शो कर देगा उतना। हाँ, राइट राइट सर? राइट। तो मतलब हम क्या है बियाज अपनी की जगह हम डायरेक्टली एसएपी में ये जो बियाज का बैंक प्रोसेस स्टेटमेंट ये हम खुद ही करेंगे। थोड़ी बबल हो रही है काइंड आपकी, ऑफ। आपकी वॉइस ना बबल हो रही थोड़ा सा। अच्छा सर, ब्लूटूथ से कनेक्ट ना, ठीक है सर, इट्स ओके, ठीक ठीक है, है। तो इसमें क्या है, मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, एक बार और बोल देता हूँ। जैसे आपके पास पेमेंट आई, ठीक है, ये आपकी इनकमिंग बैंक में आ गई, और जो आपको पेमेंट करनी राइट है सर। वो आपके आउटगोइंग बैंक में हो गई। अब सपोज करो कि आपके पास आउटगोइंग बैंक में 10,000 रुपये पड़े हैं और इनकमिंग बैंक में भी 10,000 रुपये पड़े हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे। समझ गए? या नोर ठीक है, या फिर ऐसा होगा
इनकमिंग बैंक में तो पैसा पड़ा हुआ है, आउटगोइंग बैंक से हम एंट्री करते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें पैसा सर ये थियोरेटिकल समझ नहीं में है। आ गया सर हमें? हेलो, सर कह रहा इनकमिंग था बैंक कि थियोरेटिकल समझ में आ गया ये। जी, ठीक है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल मैं करा देता हूँ। आ गया ना आपको थ्योरेटिकल? ठीक है सर सॉरी सर, मेरी एक क्वारी है सर प्लीज। जी। जी जो सर अब इसमें क्रेडिट और डेबिट जो एंट्री करते हैं सर, इसका मुझे पर्पज नहीं समझ में आया सर। डेबिट तो ठीक है, वो क्रेडिट वाली एंट्री का क्या पर्पज है सर? दोबारा बोलिए। अब हम डबल अकाउंट डबल एंट्री करते हैं ना सर, डेबिट और क्रेडिट की दोनों एंट्री साथ साथ करते हैं, हाँ, इसका पर्पज मेरे को थोड़ा सा समझा दीजिए प्लीज। अच्छा, आप अकाउंट बैकग्राउंड से नहीं है क्या? नहीं हूँ सर मैं अकाउंट बैकग्राउंड से। मैं बता देता हूँ आपको। जी बेसिकली सर। हर चीज का एक प्रिंसिपल होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है कि डेबिट और क्रेडिट, हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। अब जैसे, और इसका एक नियम भी होता है, डेबिट व्हाट कम्स, क्रेडिट व्हाट गोज। ठीक है, ठीक है, अब इसको एक तो एक एग्जांपल से तरीके से समझते हैं, सेंट्री क्रेडिट डेबिट हो गया सर, एक तरीके से ये। है ना। मैं अभी एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ क्या। ठीक है, जैसे आपने सेल करी, जी सर। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा? पैसा। तो पैसे का क्या हो जाएगा? डेबिट, बैंक डेबिट हो जाएगी। ठीक है, राइट सर। और और मतलब जब पेमेंट होगी, जब पेमेंट नहीं होगी तो क्या होगा? आपने सेल करी तो आपका क्या है? पार्टी तो डेबिट हो जाएगी, क्योंकि पार्टी के पास क्या जा रहा है? आपका मटेरियल जा रहा है ना। और जी सेल्स सर। क्रेडिट हो जाएगी। तो उसी तरह से जो भी आपके पास आता है वो डेबिट हो जाएगा, जो जाता है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब हर एंट्री को आप इस तरह से एनालाइज करना, और आपको कहीं भी अगर ये नियम गलत लगता है ना तो मेरे से पूछ लेना। ठीक ठीक है है, सर, ठीक है सर। ओके। 85 और 85, ठीक है, ये मैं अकाउंट नंबर बनाऊंगा तो मैंने पहले से इसके आगे 85 डाल दिया। अब क्या है? यहाँ INR और यहाँ बैलेंस इन लोकल करेंसी सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ हमारा शॉर्ट की में आ जाएगा स्टैंडर्ड 200 बनाता है ना। ठीक है, इसके बाद जाएंगे क्रिएट बैंक इंटरेस्ट। बैंक में क्या करेंगे? आपको G005 दिख रहा है बैंक अकाउंट, इसको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और बताना से रह गई मेरे को। इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये ओपन रहेगा ये अकाउंट, इससे हर महीने हम एंट्री करेंगे ना, तो ये ओपन आइटम मैनेजमेंट को टिक करना पड़ेगा इसमें। समझ गए? अब थर्ड पॉइंट यहाँ पर रिलीवेंट टू कैश फ्लो, रिलीवेंट टू कैश फ्लो को भी टिक करना है, और इसको सेव कर देना है। इसी तरह इनकमिंग बैंक का अकाउंट बनेगा, सिमिलर यही, बट इसमें टैक्स चेंज हो जाएगा। इनकमिंग बैंक HDFC 85 कर देता हूँ मैं इसके आगे, 85 एंड 85, ठीक है। एंड उसके बाद बाकी सब चीज़ें सिमिलर रहेंगी। अकाउंट करेंसी INR, बैलेंस इन लोकल करेंसी टिक हो जाएगा। उसके बाद शॉर्ट की में आ जाएगा 001, एंड क्रिएट बैंक और इंटरेस्ट में आ जाएगा G005, जो कि बैंक अकाउंट है। ठीक है, इसको भी सेव कर देंगे। मेन बैंक जो है वो बाद में बनाएंगे, हाउस बैंक जब हम ऑटोमेटिक पेमेंट करेंगे तब। ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी। सर जैसे आपने बताया कि लास्ट में हम जितने भी 31st को एक क्लोजिंग एंट्री करेंगे, जो भी इसमें फंड ट्रांसफर करने की जो एंट्री आप बता रहे हैं, 0 करेंगे इसको। जी। और उसी तरह मंथ का जो फर्स्ट डे होगा तो फिर इसमें हमको सेम एंट्री करनी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस की तरह, उसी सेम अमाउंट से। जो भी इसका बैलेंस होगा वो हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। यस, वी विल मेक इट 0 फर्स्ट। ओके, मेक इट 0 कर देंगे। उसके बाद फिर एज इट इज अगले महीने से फिर वही एंट्री वगैरह ट्रांसफर हो जाएंगी, करने लगेंगे। फिर नेक्स्ट मंथ में जाके फिर उसको इनको 0 कर देंगे। ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा। ये सर बैंक में भी 3 सेपरेट अकाउंट रहेंगे पर्टिकुलर? जी, बैंक में भी हमारे 3 जो अकाउंट रहेंगे वो नहीं सेपरेट नहीं रहेंगे? नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये इसका बैंक से लेना देना नहीं है, ये तो हमारा ठीक है। इंटरनल प्रोसेस है।
ठीक है सर, मतलब बीआरएस मतलब के आप ये समझो हर बैंक के हमारे यहाँ एसएपी में 3 अकाउंट होंगे। ठीक ठीक। ठीक है, हर अकाउंट के सर 3 अकाउंट वो होंगे कॉन्सेप्ट समझना चाह रहा था। जी। जैसे सर आउटगोइंग बैंक में जब हम एंट्री करेंगे तो इसमें बेसिक वो सारे एक्सपेंसेस हम इनकर कर देंगे, जस्ट लाइक जो रेंट वगैरह पे करना है, जो सैलरीज पे करनी है, जी। जो वेजेस पे करने हैं, वो एक एस्टिमेटेड हम लेके अमाउंट उसमें फिक्स कर देंगे और हर महीने जैसे जैसे एक्सपेंसेस आते जाएंगे वो हम एंट्री करते जाएंगे। ऐसा ही है क्या सर? आउटगोइंग पेमेंट में हम एक बैलेंस रखेंगे ना, ठीक है, या मतलब हम जैसे मान लीजिए या 10 लाख का बैलेंस रख लिया, अब इस हाँ, 10 लाख में मेरी मुझे बात सुनिए, 1 लाख मेरी बात रेंट सुनिए, पे करना है। मेरी बात जी, सुनिए। मैं जानना चाह रहा हूँ जी सर। हम क्या है, इनकमिंग बैंक में बैलेंस रखेंगे, ठीक है, और ये ठीक है सर। कंपनी और आउटगोइंग बैंक में बैलेंस ना भी हो तो भी हम एंट्रीज करते रहेंगे, क्योंकि मंथ एंड पे हम क्या करेंगे, इनकमिंग और आउटगोइंग की एंट्री कर देंगे, ओके। एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। तो उसे इसमें पैसे रखने से बेटर नहीं करता, पैसे तो हमारे इनकमिंग वाले में रहेंगे ना। सिंपल ये है कि एक ही अकाउंट रहेगा, बाकी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको केवल सेप में रखेंगे, हमने इनकमिंग कितने की है और आउटगोइंग कितनी की है। सिंपल। हाँ वो समझ में आ गया। आउटगोइंग मतलब आउटगोइंग कितना हो रहा है वो इस महीने कितना हो रहा है वो इसमें आएगा, राइट सर? आउटगोइंग कितना हो रहा है वो इसमें आएगा, जो ऐसा इनकमिंग इसमें बजटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली सिंपल सी चीज है, आपके जो जी पैसा आएगा कहीं से भी वो तो इनकमिंग में आएगा, और जो जी पैसा सर। कहीं भी जाएगा वो आउटगोइंग से जाएगा, करेक्ट। जी ठीक सर। है। और ये हमारा एसएपी तक ही सीमित है, ओके ओके फाइन। इसका बाहर बैंक से कोई लेना देना नहीं है। ओके सर। बैंक में मैं आपको दिखाऊंगा, रियल टाइम में अकाउंट बनेगा, ठीक है, मेन बैंक का आईसीपी में वो रियल टाइम में अकाउंट बनता है, ठीक है, ऑनलाइन वो मैं दिखा दूंगा आपको। वो जो हम करेंगे ना, मैं हाउस बैंक बनाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। सर बेजेजम सैलरी से भी कोई लेने देना नहीं है ना सर इसका? कोई क्या सैलरी वगैरह देनी होती है उससे भी लेने देना नहीं है ना सर इसका? इनकमिंग आउटगोइंग उसका है क्या सर? सैलरी वर्क नहीं, जो जितनी भी पेमेंट होंगी सारी इसी से होंगी, आउटगोइंग से। आप पेमेंट तो करोगे ना कैश को छोड़ अच्छा के, कैश को छोड़ अच्छा के, ठीक है है ना, कैश को छोड़ के बाकी सारी इसी से होगा। ओके सर, ठीक है, समझ गया सर। अब थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे तो थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक जी सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। बैक आते हैं, देन पेमेंट का लिए जाएंगे अकाउंट में, फाइनेंशियल अकाउंट, डॉक्यूमेंट एंट्री, एक सेकेंड, आउटगोइंग पेमेंट, बैंक आउटगोइंग पेमेंट, आउटगोइंग पेमेंट, आउटगोइंग पेमेंट पे जाएंगे और F-53, ओके, यहाँ डेट डालेंगे 24/06/2026। देन अच्छा, जो पेमेंट होता है बेसिकली वो 3 टाइप का होता है। हेलो हेलो, यस सर। पहला स्टैंडर्ड यस पेमेंट। सर, यस सर। स्टैंडर्ड पेमेंट का मतलब ये हो गया
कि सपोज मैंने 60,000 का मैंने इनवॉइस माल खरीदा, ठीक है, तो अब मुझे 60,000 की पेमेंट करनी है, तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड पेमेंट। ओके अब मुझे पार्शियल पेमेंट करनी है, तो उसके लिए क्या रहेगा कि मैंने 60,000 का 80,000 का इनवॉइस है, अब मैंने उसे 30,000 ही पे करने हैं, तो ये क्या हो गई, पार्शियल हो गई, पार्शियल पेमेंट हो गई। अब इसके तीसरा वाला क्या हो गया, तीसरा हो गया आपका रेसिडुअल पेमेंट। रेसिडुअल पेमेंट में क्या होता है कि सपोज करो आपने किसी को डिस्काउंट दी, आपने 60,000 का बिल लिया, 60,000 की परचेज करी, ठीक है, अब आपको वेंडर ने डिस्काउंट दे दी 10% की बात होने के बाद, तो आपकी पेमेंट कितने की रहेगी, 54,000 की पेमेंट करनी है आपको, राइट, हेलो। हाँ राइट सर। तो उसमें क्या है कि यस सर। आपने इनवॉइस तो 60,000 का ही चढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो रेसिडुअल में क्या है कि वो पेमेंट तो होगी 54,000 की, और ये जो बचा हुआ पैसा होगा वो अलग अकाउंट में चला जाएगा। तो उसके लिए हम कुछ जीएल बनाएंगे जिसमें वो पैसा उसमें चला जाएगा और पेमेंट वही होगी ट्रांजेक्शन वाली। अब अगर दूसरा केस ये होता है कि पार्टी ने हमें चेक दिया, पार्टी को हमने चेक दिया और हमारा चेक बाउंस हो गया, ठीक है, जी तो हमें पार्टी को ज़्यादा पैसा देना होगा ना, बैंक चार्जेस भी देने पड़ेंगे, ठीक है, तो उस केस में भी ये अकाउंट वहाँ मैप हो जाते हैं और इसमें जो चार्जेस का पैसा है उसमें चला जाएगा और पार्टी को पूरा पैसा चला जाएगा, उसके साथ जो ज़्यादा पैसा जाएगा वो इन अकाउंटों में चला जाएगा, तो इसे बोलते हैं रेसिडुअल अकाउंट, रेसिडुअल अकाउंट ठीक है। कभी कभी बेड डेट्स में अगर जा रहा है कुछ अमाउंट, तो वो बेड डेट्स का अलग हेड बनेगा, तो उसमें चला जाएगा, तो इसको रेसिडुअल पेमेंट बोलते हैं। तो पहले हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड पेमेंट, ठीक है, देन डॉक्यूमेंट नंबर रेफरेंस नंबर बना लेते हैं 003। सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई डाउट? नहीं परचेज एक पेमेंट मेड, सॉरी ये इधर आएगा क्लियरिंग टेक्स्ट में, बीइंग पेमेंट मेड अगेंस्ट परचेज। अब ये देखो यहाँ पर बैंक में क्या आएगी आपकी, अब हम पेमेंट कर रहे हैं तो कौन सी बैंक सेलेक्ट करेंगे, आउटगोइंग सर। राइट, तो हम यहाँ आउटगोइंग बैंक सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट आ जाएगा, अभी हमें देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड अमाउंट कितना है। हमने बीपीएल का कितने का बिल डाला था, 90,000 का डाला था, शायद 70 का डाला था, है ना बीपीएल का ना। वैल्यू डेट हो गई 24.06.2026। नाउ अकाउंट में क्या आएगा, अब ये आ रहा है ओपन आइटम सिलेक्शन, है ना, तो इसमें पार्टी का नाम आएगा, पार्टी सेलेक्ट करेंगे, पार्टी कौन सी है, बीपीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब क्या करेंगे, अब यहाँ प्रोसेस ओपन आइटम पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे, ये दिख रहे हैं आपको। अब यहाँ देखिए अमाउंट एंटर्ड 70,000, असाइंड अमाउंट 60,000, 1,60,000। हमें कितना करना है, 70,000 पे करना है, तो जो अमाउंट हमें पे नहीं करना है उस पर डबल क्लिक कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ये देखिए तो डबल क्लिक कर देंगे, ये ब्लैक हो गया। अब वही अमाउंट रह गया जो हमें पे करना है, ठीक है। अब इसको पोस्ट कर देंगे, एंट्री पोस्ट हो गई। अब इसके लेजर में जाके चेक करेंगे, पार्टी का लेजर क्या है, \n FVL 1N, और यहाँ आ जाएंगे ऑल आइटम।
और इसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये देखिए ध्यान से, ओपन आइटम का मतलब क्या होता है? ओपन अमाउंट हो, जो रेड में है वो क्या है? ओपन अमाउंट। एक इनवॉइस जिसका 90,000 का रह रहा है ना, जिसपे हमने डबल क्लिक करा था, और ये ग्रीन हो रहा है, इसका मतलब ये क्लोज हो गया, पेमेंट हो गई। पेमेंट का डॉक्यूमेंट क्या होता है? KZ। और इनवॉइस का डॉक्यूमेंट क्या होता है? KR। दिख रहा है आपको? तो अभी ये हमने स्टैंडर्ड पेमेंट कर दी, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे स्टैंडर्ड पेमेंट, एक दो और करनी है या ठीक है? तो ये जो हम कर रहे हैं ये एंड यूजर एक्टिविटी हो गई। जैसे पहले आपका डाउट था ना कि हमें एंड यूजर का पार्ट आएगा या नहीं सिखाया जाएगा, तो ये वाला पार्ट क्या है? हम एंड यूजर का कर रहे हैं, जो टेस्टिंग है। तो जब भी हम कहीं इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हम इसी तरह से टेस्टिंग करेंगे वहां पर, ठीक है। सर जब हम लोग टेस्टिंग के लिए डालेंगे सर हाँ। एंट्री, तो अपना बुक्स में दिखेगा सर? नहीं, वो अलग रहेगा। जो हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हाँ, वो अलग रहेगा। वो यूजर डिफाइन होंगी ना, यूजर की कोई एंट्रियां वगैरह होंगी ना, सर वो ट्राई करेंगे ना। हम ब्लूप्रिंट के हिसाब से करते हैं ना, आपको सर। पता है तो। हेलो जी, सर जी बोलिए। वही बोला था सर, बुक में दिखेगा कि नहीं सर? मैं वही कह रहा हूँ, दिखेगा। वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से करेंगे ना, जो ब्लूप्रिंट हमें दिया गया होगा पार्टीज वगैरह का, जो ट्रांजेक्शन वगैरह दी गई होंगी, अच्छा ठीक है। जब टेस्टिंग सक्सेसफुल होगी तभी होगा। सर, बोलिए। ठीक सर, ओके सर। ठीक है, इसके बाद आएंगे बाहर। अब इसकी अब करते हैं पार्शियल पेमेंट की एंट्री, ठीक है। इसी में हाँ जाएंगे। सर, इसका जो पाथ था वो ऐसा है ना, ये अकाउंट्स पेबल, उसके बाद डॉक्यूमेंट एंट्री, इसका और उसके पार्ट बाद हो गया। आप अकाउंटिंग में जाएंगे, फाइनेंशियल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में जाएंगे, फिर ओके, डॉक्यूमेंट एंट्री में जाएंगे, अकाउंट्स पेबल, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे आउटगोइंग पेमेंट। ज्यादातर जो आपका जो रहती है एंट्रीज, वो इसके अंदर जी। रहती है, डॉक्यूमेंट एंट्री, डॉक्यूमेंट एंट्री, है ना। ओके सर। और इसके बाद एक सेकंड रुकिए, आपको पहले क्या है ना, पेबल में जाना होता है पहले। जी मैं वही बोल रहा था। पेबल में जाओगे तो पेमेंट से रिलेटेड उसी में आएगी। जी, इसी तरह रिसीवल में जाओगे तो आपकी जो रिसीवल से रिलेटेड है वो एंट्री उसमें वो आएगी, करेक्ट है सर। ना। तो थोड़ा सा लॉजिक आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यस यस बिल्कुल सर, ठीक है। ओके सर। उसके बाद क्लिक करेंगे F-53.06,2026 KZ इसका डॉक्यूमेंट टाइप हो गया, और 004 इसका रेफरेंस नंबर हो गया। बीइंग पार्शियल पेमेंट मेड, यहाँ कौन सा बैंक सेलेक्ट, एक सेकेंड, बैंक कौन सा सिलेक्ट करना है इसमें? आउटगोइंग, आउटगोइंग, राइट। आउटगोइंग। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम 90,000 है तो हम 60,000 पे करेंगे, ठीक है। ओके, वैल्यू डेट हो गई 24/06/2026। इसके बाद ओपन आइटम सिलेक्शन में क्या सिलेक्ट करेंगे? पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। पार्टी कौन सी है हमारी? PPL, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस ओपन आइटम में जाएंगे। ये आपको स्टैंडर्ड दिख रहा है। यस सर। अब इसके बाद आगे पार्शियल पेमेंट में आएंगे।
और यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करना है पेमेंट आइटम पे। अब डबल क्लिक करेंगे तो ये 90,000 हो जाएगा, फिर इसको डबल क्लिक करेंगे तो क्या हो गया, ये 60,000 हो गया। 60,000 ठीक है, मैच हुआ, बाई अमाउंट मिस्टेक एंटर्ड स्टैंडर्ड पे ही 60,000। अगर हम 62,000 डालें तो ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? दोबारा बोलिए। सर बाई मिस्टेक अगर हम स्टैंडर्ड पर ही 90,000 का गैस में 60,000 का पेमेंट अगर डालते हैं तो ये एक्सेप्ट करेगा, मतलब वो एंट्री पोस्ट स्टैंडर्ड हो है, जाएगी? वो एक्सेप्ट जी, नहीं करेगा, वो स्टैंडर्ड है। वो एक्सेप्ट, ओके फाइन। वो जितनी इनवॉइस की वैल्यू है उतना ही आप डालोगे। जी ठीक है, ये पार्शियल है तो इसमें पार्शियल हो जाएगा। सही है सर। ठीक है, अब इसको मैं पोस्ट कर दूंगा, एंट्री पोस्ट हो गई। अब आप देख सकते हो \n FBL3 FBL1N एंटर, देन एग्जीक्यूट। अभी क्या है, सिस्टम को ये पता नहीं है। ठीक है, पेमेंट तो हो गई लेकिन अभी उसका एलोकेशन नहीं हुआ है ना। तो जब हम फाइनल पेमेंट करेंगे तब इसका एलोकेशन होगा। डॉक्यूमेंट तो क्रिएट कर दिया सिस्टम ने, लेकिन अभी सिस्टम को ये पता नहीं है कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके सर। तो क्लास में अभी क्लास में बात होती है, पंद्रह मिनट लगेंगे। हैं? नाम ले लीजिए, उसका नाम था। हैं? आइडिया होती है। आप इसमें खा लीजिए, पीते हैं, बहुत पीते हो, मालिक को नहीं चाहते तो पानी नहीं यार, अब जो हम खाने नहीं तो बुराई का इन्हें गुजिया तो भैया हमें बना लीजिए। लेकिन दो लोगों को होता है तो जैसे नहीं तो ढाई जैसे नहीं ढाई लगना ना तू तीन डाले अपने, तीन अपने निकाल दे। हम इसलिए लाते हैं तुम खा पी के तो तबीयत खराब होकर बैठ जाओगे।
हेलो हेलो यस सर। ओके यस सर। स्टार्ट। अब क्या करते हैं, अब ये बचा हुआ अमाउंट जो है 30,000, इसकी स्टैंडर्ड पेमेंट कर देंगे। तो क्या जाएंगे, FD53 को क्लिक करेंगे, 2406 रेफरेंस हो गया 005 बीइंग पेमेंट पार्शियल पेमेंट। एंटर आउटगोइंग पेमेंट, amount is 30,000, 60,000 we paid as a partial payment, so now left is 30,000 as total amount was 90,000. Then value date 24/06/2026. Then open item selection, enter, then BPL India and process open item. इसको डबल क्लिक करा, पार्शियल में ही जाना पड़ेगा हमें ना। एक मिनट, बैक में आते हैं, दोबारा जाते हैं 106.202, रेफरेंस 005 बीइंग पार्शियल पेमेंट मेड, अकाउंट हो गया आउटगोइंग पेमेंट, अमाउंट हो गया 30,000 और वैल्यू डेट हो गई 24/06/2026। देन पार्टी हो गई BPL। नाउ प्रोसेस ओपन आइटम, देन टू पार्शियल पेमेंट। कैन यू सी, amount entered 30,000, assigned amount 30,000, okay, difference 0. Now we will post it. Any doubt? Hello hello सर हमने कहीं 30,000 पुट नहीं किया, sorry, हमने कहीं भी 30,000 तो एंटर नहीं किया। 30,000 हमने डाला था ना शुरू में, वहां पे जो डाला था स्ट्रैटेजी, तो यहाँ पे डाला था कहीं नहीं इसलिए डाला। क्योंकि 60,000 तो हम पहले पे कर चुके ना। सही है। अब देखो सिस्टम खुद यहाँ रीड कर रहा है, जो 60,000 है इससे रिलेटेड है ना, खुद तो सिस्टम ने ये 90 ऑटोमेटिकली डाला है इसको। यस ओके। इसको पोस्ट कर देंगे। अब वहां देखेंगे FBL 1N में \n FBL 1N, एंटर एंड ऑल आइटम, देन एग्जीक्यूट। सिस्टम ने उसको कर दिया, देखिए सिस्टम ने डॉक्यूमेंट नंबर दे दिया है इसके पीछे, दिख रहा है आपको। 90,000 था जिसमें से पहले हमने 60,000 करा, फिर 30,000 करा, तो दोनों पे जो सिस्टम ने डॉक्यूमेंट नंबर करा है 2803, दिख रहा है सबको, यस है ना। और पहले वाले 70 पे 2801। तो ये सिस्टम जब रिकॉग्नाइज कर लेता है तो उसको डॉक्यूमेंट नंबर भी देता है, क्लियरेंस नंबर भी दे देता है उसको, ठीक है। तो ये आपका पेमेंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि रेसिडुअल पेमेंट के लिए हमें कस्टमर की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम कस्टमर क्रिएट कर लेते हैं। कस्टमर अभी हमारा क्रिएट नहीं हुआ ना, नहीं सर। नहीं सर।
एक बार देखते हैं कस्टमर हमने कुछ किया है कि नहीं किया है, शुरू से करना है। ठीक है, 2 देन पोजीशन पे जाएंगे और चेक करेंगे कि हमने कस्टमर बनाया भी है कि नहीं। तो DREDC हमने इसका वो तो बनाया है, स्क्रीन अकाउंट ग्रुप तो बना लिया है कस्टमर का, है ना। अब ये देखते नहीं हैं बनाया सर, हमारा क्या हुआ। हमारी REPL है ना सर हमारी। अच्छा है, हाँ, है। REPL है। अच्छा हमने इसका बनाया ही नहीं अभी, REPL है। ओके ठीक है, बैक में जाते हैं। ऊपर डालेंगे SPRO, देन SAP रेफरेंस IMG, क्लिक ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, नो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे क्लिक करेंगे, फिर आएंगे अकाउंट्स पे रिसीवल में। ओके, अकाउंट्स रिसीवल में जाएंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन में अकाउंट बैक करना पड़ेगा, अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवल में आएंगे। अकाउंट रिसीवल ऑर्गेनाइज होंगे बेसिस ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन, देन बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसकी गड़बड़ है। एक सेकेंड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओके ये मैं गलत टाइप कर रहा हूँ। ये हमें क्या सेलेक्ट करना है, अकाउंट रिसीवल एंड अकाउंट पेबल। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, कस्टमर अकाउंट में जाएंगे, मास्टर डेटा में जाएंगे, देन प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग कस्टमर मास्टर डेटा पे जाएंगे और यहाँ से टी कोड्स को विजिबल करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, OBD2 डिफाइन अकाउंट ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, किसी ने लॉक कर रखा है इसको, उसके लिए हमें क्या करना है, लॉक खोलने के लिए \n FM12 SM12 then just delete and search, select all,
एंड डिलीट। अब ठीक है, और भी डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो गया। आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आती है? किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है आजकल? आ रही है सर। आई सर, आ रही सर। एक बार आएगी सर। इसका यही इलाज है। तो अब फिर उसमें जाना पड़ेगा, SPRO SAP रेफरेंस IMG एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, कस्टमर अकाउंट, मास्टर डेटा, preparation for creating customer master data and additional information, display key और IMG activities। OBD2 में सबसे पहले ग्रुप क्रिएट करेंगे, न्यू एंट्रीज पे जाएंगे और यहाँ क्या डालेंगे, हमारी कंपनी है REPL है ना, तो डालेंगे REDC, REPL की जगह REDC, मतलब RE हमारा कोड हो गया और DC मतलब डोमेस्टिक कस्टमर। ठीक है, यहाँ इसका पूरा वो डालेंगे, नरेशन डोमेस्टिक कस्टमर और REPL और इसको सेव कर देंगे। अरे ये RI26 में RE डाल दिया है, तो यहाँ कुछ और डालना पड़ेगा। RP कर दूं तो चलेगा, याद रखने के लिए। ठीक है, अब इसको सेव कर ठीक है। देंगे, RPDC, देन सेव। नेक्स्ट आएंगे RPFC, फॉरेन कस्टमर फॉर REPL, then save. Then next RP one time customer, then one time customer for REPL। देन अब हमें यहाँ टिक भी करना है, वन टाइम कस्टमर पे ना, वन टाइम अकाउंट पे यहाँ टिक करना होता है। ठीक है, इस पर टिक नहीं करना, एंड सेव। ठीक है, अब इसकी क्या करेंगे, रेंज करेंगे। इसकी रेंज का की कोड क्या होता है, OBAR। यहाँ होगा रेंज को असाइन करने का OBAR असाइन करने का हो गया, और XDN1 इसका रेंज क्रिएट करने का हो गया। तो इसकी रेंज क्रिएट करेंगे, इंटरवल में जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी रेंज है इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम उसी रेंज को करेंगे जो जिसका NR स्टेटस 0 है और जो अनटिक्ड है। तो ये देखिए, ये NK क्या क्या है, NR स्टेटस भी 0 है और अनटिक्ड भी है। तो हम NK को लेंगे और इनको NK में असाइन करेंगे। इसका टी कोड क्या है, \n OBAR। पोजीशन में जाएंगे, हमारा अकाउंट ग्रुप क्या है, RPTC है ना। अब इसमें NK डालेंगे, NK रेंज असाइन करेंगे इसके अंदर, यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। NK दिख रही है आपको, ये
और यहाँ भी NK डाल देंगे। अब इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा कस्टमर असाइन हो गया। अब इसको DP रोल बनाना है इसका, तो वो अब कल करेंगे। ठीक है, हेलो, ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके सर, ओके सर। ओके, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। गुड नाइट सर। ओके, ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके, वेलकम।